हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे DSE 16 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले बर्टोल्ट ब्रेक्ट का मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। सेमेस्टर 6 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से पढ़िए, फाइनल सेमेस्टर है ये आप सबका। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी प्लीज मुझे प्रोवाइड करिए इस वीडियो पर। एनईपी और सीबीएस सिलेबस के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे एमए इंग्लिश एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का ये सिलेबस है, ये 3 प्लेज हैं। इसके अलावा मैं आपको बाकी बैकग्राउंड टॉपिक्स भी करवाऊंगी अपने वीडियोस के थ्रू, और एक बार आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख लेंगे, यू विल नॉट नीड एनी अदर बुक और एनी अदर मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन, प्रोवाइडेड कि आप हर वीडियो में प्रोवाइड की गई थीम को, और मैं कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगी आपको, उनको अच्छे से कवर करेंगे तो आपके एग्जाम की बहुत ही परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसी नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं अपने सीयूईटी एग्जाम में भी। साथ ही साथ सीयूईटी किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए और कुछ टेक्टिक्स भी होनी चाहिए, वो भी आप जान जाएंगे जब आप सीयूईटी सेशंस मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा गोस्ट कवर हो चुका है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन। जब भी आप कोई भी आंसर करें, मदर करेज से आपको कोई भी आंसर करना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि बाय चांस आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें मुझे क्या लिखना है। अब तो क्या लिखना है आपको लिखते लिखते थोड़ा याद आ जाएगा, थोड़ा आपका पेन आपको याद दिला देगा, थोड़ा मेरी आवाज आपको याद दिला देगी। यहाँ से लिखना जरूर शुरू करिए। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये जर्मन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं रह पाएगा तो। प्ले रिटन बाय Bertolt Brecht in 1939. He was a German playwright. इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए अपने एग्जाम में। अब बर्टोल्ट ब्रेक्ट की बात हो और वॉल्फ्रैम इफेक्ट की बात ना हो, दैट इज एलिनेशन इफेक्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता। एलिनेशन इफेक्ट था जो कि डिजाइन किया जाता था ऑडियंस को ये बताने के लिए कि आपको ज्यादा इमोशनली इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है प्ले के साथ। जो आप देख रहे हैं वो एक प्ले है, जिनसे आप मिल रहे हैं वो कुछ कैरेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं ऑन स्टेज। फोर्थ वॉल यानी कि ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन की वॉल को ब्रेक कर दिया जाता था। थिएटर्स में फोर्थ वॉल माना जाता है ऑडियंस के साथ को। मान लीजिए ये एक स्टेज है, यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पर ऑडियंस बैठे हैं, ऑडियंस की चेयर्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ वॉल, जो कि होती नहीं है एक्चुअल में। दिस फोर्थ वॉल इज समथिंग जो कि ऑडियंस को एनेबल करती है प्ले को देखना, है ना। यहाँ पर तो कोई कर्टेन नहीं होता, वो कर्टेन उठ जाता है। लेकिन जब ये कैरेक्टर्स अपने आप में इन्वॉल्व ना होकर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल। डायरेक्ट एड्रेस यूज करना, कुछ भी ऐसा अनकन्वेंशनल यूज करना जो कि ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अरे ये क्या हो गया, हम तो प्ले देख रहे थे, ये इस प्ले में ऐसा भी हो सकता है। राइट, एलिनेशन इफेक्ट इसीलिए कहा गया है कि ऑडियंस को एकदम से उनके कि वो प्ले में खो गए हैं उससे बाहर लेकर आना है। तो ब्रेक्ट wanted the audience to remain intellectually alert, engaged, prompting them to question social norms, injustices and everything that is happening in the play. प्ले में खो नहीं जाना है ये सोच कर कि ये तो एक प्ले है। नहीं, ये एक प्ले नहीं है। दिस प्ले इज समथिंग वेरी रियलिस्टिक। आप में से आई थिंक कि सभी ने मिडसमर नाइट्स ड्रीम देखा, सुना, पढ़ा होगा, जिसमें एक कैरेक्टर है पक। शेक्सपियर जी का काफी पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें वॉल्फ्रैम्स इफेक्ट बहुत अच्छे से दिया गया। पक जो है ऑडियंस को बिल्कुल डायरेक्टली एड्रेस करते हैं और उनको उन मोमेंट्स के बारे में बताते हैं जो कि प्ले में हुई हैं। एक अच्छा सा एपिलॉग डिलीवर करते हैं, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं ऑडियंस को, जिससे कि ऑडियंस को ये पता चलता है कि दे आर वॉचिंग अ परफॉर्मेंस।
तो ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एमसीक्यू आ सकता है आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसका आंसर रहेगा बर्टोल्ट ब्रेक्ट। और आपको इसी एग्जाम में वर्फ्रेमडंक्स इफेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो ये टर्म आपको पता होगी, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन बाय बर्टोल्ट ब्रेक्ट। 30 इयर्स वॉर हुई थी एक 1618 से 1648 के बीच। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें फोकस करना है इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर कैसे दिखाए गए इस प्ले में। देयर इज अ लेडी जिनको नाम दिया गया मदर करेज, ऑल्दो उनका नाम मदर करेज नहीं है, बट फेमसली मदर करेज नाम दिया गया, जो कि वॉर से अपने आप को प्रॉफिट करना जानती हैं। सोल्जर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है उसको एक कार्ट पर लेकर घूमती हैं। वॉर, कैपिटलिज्म और वॉर के नाम पर किस तरीके से ह्यूमंस को लॉस होता है, दैट हैज़ बीन शोन। और ब्रेक्ट जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली एपिक थिएटर टेक्निक्स को यूज़ किया है, क्रिटिकल थिंकिंग को इवोक किया है रीडर्स की। अभी जो मैंने इफेक्ट की बात की थी, वर्फ्रेमडंक्स इफेक्ट, उसके थ्रू। अब मैंने आपको बोला था कि वॉर की बात करेंगे तो ज़रूर करेंगे, वॉर की ही बात करने आए हैं अभी हम, कि आपको समझ आ जाए कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है। इट वॉज अ वॉर बिटवीन 1618 एंड 1648 टू बी प्रिसाइज, तभी 30 इयर्स वॉर बोला जाता है। और लगभग 4.5 से 8 मिलियंस डेथ इसमें हुई थी। नथिंग बट अ वॉर बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट स्टेट्स। कुछ ऐसे लोग जो कैथोलिक होने में बिलीव करते थे, कुछ ऐसे लोग जो प्रोटेस्टेंट होना चाहते थे, उन सारी कैथोलिक आइडियोलॉजीज को रिवॉल्ट करना चाहते थे। होली रोमन एम्पायर में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इट स्टार्टेड गेटिंग स्प्रेड टू फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जिन्होंने पॉलिटिकल और टेरिटोरियल रीजन की वजह से इस वॉर को ज्वाइन कर लिया था। प्ले पूरा क्रिटिक करता है कि वॉर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, लेकिन किस तरीके से एक कोलेटरल डैमेज होता है, पर्सनल गेन के लिए की जाती है, बट उसका इम्पैक्ट नॉर्मल लोगों पर और उनकी फैमिलीज पर किस तरीके से आता है। तो पहले हम कैरेक्टर से एक्वेंट हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, फिर करेंगे आगे स्टोरी। मदर करेज हमारी सेंट्रल कैरेक्टर, जिनका एक्चुअल नेम है एना फेयरलिंग। मे बी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए और आपको यहाँ पर भी लिखना ही लिखना है। एक कैंटीन वेगन ओनर हैं जो कि प्रॉफिट करना जानती हैं कुछ गुड्स को सोल्जर्स को सेल करके। उनके 3 बच्चे हैं, एलिफ हर एल्डेस्ट सन, कैटरीन उनकी डॉटर जो कि बाद में डिसफिगर हो जाती है, किस वजह से दैट वी विल डिस्कस। और सबसे छोटे बच्चे का नाम है स्विस चीज, हर यंगर सन, जो कि बाद में आर्मी के लिए पे मास्टर बन जाते हैं। आर्मी के फाइनेंसेस को संभाल कर रखने का काम होता है उनका, दैट इज व्हाट यू कैन से। मदर करेज ट्रैजिक फोरसाइट, उनको मालूम है कि वॉर का इम्पैक्ट उनके बच्चों तक भी आएगा, और एक बार वो अपने बच्चों के लिए एक भविष्यवाणी भी सुन चुकी हैं जस्ट फ्रॉम अ लोकल फॉर्च्यून टेलर, की उनके तीनों बच्चों की डेथ वॉर की वजह से होगी। तो वो अपने तीनों बच्चों की केयर करती हैं इनिशियली बहुत ज़्यादा, और नहीं चाहती कि वॉर में उनके बच्चे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हों। अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। एलएफ को भी समहाउ आर्मी में इंक्लूड कर लिया जाता है बाय आर्मी पीपल, क्योंकि सोल्जर्स की बहुत कमी पड़ रही थी। स्विस चीज को पे बॉक्स को हैंडल करने का काम दिया जाता है। मदर करेज इतनी डेस्परेट है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि शी लेटर ऑन बिकम्स अ स्टोन हार्टेड पर्सन, और इवन वॉन्डेड सिविलियंस को कुछ फैब्रिक देने को भी मना कर देती हैं उनको फर्स्ट एड देने के लिए, शोइंग हर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस अदर्स फॉर प्रॉफिट। तो पूरे प्ले में यही दिखाया गया कि लोग किस तरीके से बिल्कुल रूड और बिल्कुल स्टोन बन जाते हैं जब भी वॉर्स के इम्पैक्ट्स उन पर आते हैं। इवन अपने एक बच्चे को आइडेंटिफाई करने से भी डिनाई कर देती हैं, ये सोचकर कि अगर मैंने आइडेंटिफाई किया तो इसका इल इफेक्ट मेरे ऊपर भी आएगा। अपना बिजनेस कंटिन्यू करती हैं अपने बच्चे को एक बार इग्नोर करके। किस तरीके से हुई ये सारी इवेंट्स, ये भी हम देखेंगे। मदर करेज ने जो रिफ्यूजल किया था ना वॉन्डेड सिविलियंस को हेल्प आउट करने का, वो दिखाता है कि किस तरीके से अपने आप में वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो गई थी। या वॉर्स के जब इल इफेक्ट्स आते हैं तो हर पर्सन ना बहुत
सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि मुझे अपने आप को सरवाइव करवाना है, बाकियों का क्या होगा मुझे नहीं पता। एक चैपलिन उनको परसुएट करते हैं शादी करने के लिए भी, बट वो कहती है नहीं, मेरा तो मेजर काम है अब लाइफ में प्रॉफिट्स अर्न करना। वॉर को बहुत कर्स करती हैं जब उनकी डॉटर को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है बाय अ ड्रंकन सोल्जर। उनकी डॉटर डिसफिगर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती हैं, कंटिन्यू रखती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल गेन करना उनका लाइफ टाइम डिजायर बन चुका है। तो स्टोरी बेसिकली ये है कि मदर करेज एक वैगन लेकर अपने गुड्स को सेल करती हैं और एक एक करके उनके बच्चों का एग्जीक्यूशन या डेथ हो जाती है। एलिफ के एग्जीक्यूशन को देखते हैं। एलिफ जिसको कि वॉर में इन्वॉल्व करने के लिए सारे आर्मी ऑफिसर्स बड़ा प्रेज किया करते थे, उन्होंने एक बार पेजेंट्स को मारा था बहुत ही बहादुरी से, लेकिन जब वो दोबारा वॉर में ऐसा ही एक हीरोइक एक्ट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द वॉर टाइम, तब उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो मदर करेज को तो ठीक से कभी भी उनकी डेथ का ट्रू रीजन ही पता नहीं चलता है। सो इस चीज को कैप्चर कर लिया जाता है while he was trying to hide the pay box of the army. He is captured by Catholics. मदर करेज ब्राइब करने की कोशिश करती हैं सोल्जर्स को अपने बेटे को फ्री करवाने के लिए, अपनी वैगन को भी बेचना चाहती हैं, लेकिन जब स्विस चीज ओपनली कह देते हैं कि यस ही इज द वन जिन्होंने पे बॉक्स को रिवर में फेंका है, तब मदर करेज को लगता है ये तो कैप्चर होगा ही होगा, मुझे भी साथ में कैप्चर करवाएगा। शी टेक्स अ बैक ट्रैक on the bribe. He is killed and she even refuses to acknowledge him, to identify him and fears for her own life. कैटरीन उनकी डॉटर को असॉल्ट किया जाता है, वो डिसफिगर हो जाती हैं। तो कैटरीन मदर करेज डॉटर इज असॉल्टेड बाय अ ड्रंकन सोल्जर और डिसफिगर कर दिया जाता है। मदर करेज वॉर को उस टाइम पर बहुत ज्यादा कर्स भी करती हैं कि वॉर ने कितना डैमेज कर दिया है मेरी फैमिली को। अब एक कुक का रोल आता है, ऑल्दो ये माइनर रोल है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टू शो द फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मदर करेज। एक अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर है जो कि मदर करेज का एक मिरर कैरेक्टर कह सकते हैं, हु ऑल्सो सीक्स टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑनगोइंग वॉर। ही सर्व्स एज द पर्सनल शेफ टू द स्वीडिश कमांडर और उनकी खुद की लाइफ इसी वजह से काफी कंफर्टेबल है। कुक को अपनी इनहेरिटेंस में एक इन मिलती है और वो मदर करेज को सजेस्ट करते हैं कि हम इसको एक साथ रन करते हैं एंड वी विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं कि कैटरीन को इन्वॉल्व नहीं करना मुझे अपने बिजनेस में, क्योंकि वो डिसफिगर्ड हैं और शी मे बी द वन जिनकी वजह से बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो देखने में अब बहुत ही खराब लगती हैं। आइसोलेट करना चाहते हैं कैटरीन को, लेकिन मदर करेज कैटरीन का साथ नहीं छोड़ती हैं और कुक को मना कर देती हैं उनके बिजनेस में उनके साथ इन्वॉल्व होने के लिए। जब तक वॉर का 17th ईयर चलता है, धीरे करके सप्लाईज खत्म हो रही हैं। मदर करेज और कैटरीन दोनों ही लगे हैं उस वैगन को अपने आप पुल करने में। अब उनके साथ उनके भाई नहीं हैं, दे आर डेड। मदर करेज फोकस करती हैं ऑन द बिजनेस दैट हैज बीन लेफ्ट विद हर और अपने आप को हर चीज से आइसोलेट कर लेती हैं। Catherine is left behind with a peasant family while Mother Courage trades, highlighting the separation caused by war. कैटरीन को वो एक फैमिली के साथ छोड़ देती हैं और अपना बिजनेस कंटिन्यू करती हैं, और ये हाईलाइट करता है कि वॉर्स ने कितने सारे लोगों को मारा था, मारने के साथ ही साथ सेपरेशंस भी हुए थे। फाइनल ट्रेजेडी देखते हैं। हेल नाम का एक प्लेस है जहां पर कैटरीन भी मारी जाती हैं। शी वॉज ट्राइंग टू वॉर्न द टाउन्स पीपल ऑफ एन इम्पेंडिंग अटैक बाय कैथोलिक सोल्जर्स। सोल्जर्स से अटैक के लिए पूरे टाउन को वॉर्न करना चाह रही थी, तो वो भी मारी जाती हैं और एक ड्रम को बीट करती हैं पूरे टाउन को अलर्ट करने के लिए, एंड शी इज शॉट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। मदर करेज अब अपनी बच्ची के लिए एक गाना गाती हैं, एक लोरी गाती हैं, हैज द पेजेंट्स बरी हर एंड देन रिज्यूम्स हर जर्नी। उनको बरी करती हैं और फिर से अपना वैगन उठाकर चल देती हैं। नाउ शी इज ड्रैगिंग द कार्ट अलोन, जो कि सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से कुछ लोग बिल्कुल ही अकेले रह गए थे आफ्टर द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर्स।
थीम देखिए 30 इयर्स की वॉर की मैंने बात की थी, ईयर्स याद रखिए इस वॉर के, इसको भी इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए जब भी आप कोई भी आंसर करेंगे। वॉर को किस तरीके से स्ट्रांगली कंडेम किया गया, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। ब्रूटल इफेक्ट किस तरीके से वॉर का आता है, लोगों के लिए तो पर्सनल गेन की बात हो गई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच की, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो ना तो इस आइडियोलॉजी को फेवर करता है ना इस आइडियोलॉजी को, अपनी लाइफ जीना चाहता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली के साथ, उसको भी वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है और वो डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स उस पर भी आते हैं। ये ऐसी वॉर जिसने कि यूरोप को बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया था, स्पेसिफिकली मच ऑफ द जर्मनी, killed many through violence, starvation and disease और separation। लोग अगर अपनी फैमिली से जुदा हो जाएं, वो अपनी तरीके का ही एक ट्रॉमा है। आपको वॉल्फ्रेमडंग्स इफेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरीके से मदर करेज में हमें नजर आता है। तो शुरुआत करिए प्ले के इंट्रोडक्शन के साथ, प्ले राइट के इंट्रोडक्शन के साथ, उनके राइटिंग स्टाइल के साथ, थोड़ा सा मेजर थीम लिखिए अपनी इस प्ले की स्टोरी का, प्ले के प्लॉट का, और उसके बाद अपने आंसर को शुरू करिए। वॉल्फ्रेमडंग्स इफेक्ट हमें नजर आता है सीन 3 में, जब स्विस चीज को कैप्चर कर लिया जाता है। वहां पर हमें ऐसा लगता है कि एक मदर तो अपने बच्चे को बचाने की पूरी 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 कोशिश करेंगी ही, बट व्हेन स्विस चीज सेज कि उन्होंने तो पे बॉक्स को रिवर में फेंक दिया है, ही इज अबाउट टू बी किल्ड, एंड शी मदर करेज does not acknowledge his body, does not recognize his body out of the fear for her own safety against her own capture। तो ये सीन पूरे तरीके से ऑडियंस को हिलाकर रख देता है कि ये क्या हो गया, and we are able to contemplate more about the mother courage prioritization of self preservation over family loyalty। शायद उन्हें लगा कि अब इस बच्चे को तो बचाया नहीं जा सकता, लेकिन अब मुझे अपने बारे में और कैटरीन के बारे में सोचना है। तो वी ट्राई टू involve more in the psychology of the characters rather than getting lost in the plot। मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उसमें डिटेल में सभी इंपॉर्टेंट आंसर्स लिखे होंगे अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्ले, प्ले राइट, थीम एंड समरी ऑफ द प्ले। साथ ही साथ हर प्ले के मैं 2 to 3 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगी एग्जैक्ट एग्जाम फॉर्मेट में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। Let me remind you again about the CUET 2025 batch. A great good luck to all of you for your upcoming exams.